ओके, ध्यान दीजिए। चलिए, आवाज आ रही सभी को? आइए, आवाज आ रही हो रही है, आज आ रही होगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं एबीसी एनालिसिस से। तो बेसिकली हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें उसमें इंपॉर्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो बेसिकली एबीसी एनालिसिस क्या कहता है कि हमारी प्रोडक्शन जो हमारा इन्वेंट्री है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, जो भी प्रोडक्शन आइटम है, उसको 3 भाग में डिवाइड करता है। एक तो हमारा कैटेगरी ए होता है, कैटेगरी एक तो कैटेगरी आपका बी होता है, और एक आपका कैटेगरी सी होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। बेसिकली कैटेगरी ए में हम उन आइटम्स को इंक्लूड करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होते हैं, जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी बी में हम उन्हें इंक्लूड करते हैं जो लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जो एकदम लीस्ट मतलब बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस जिसकी होती है, उसको हम कैटेगरी सी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। मेन मोटिव क्या होता है कि जिस समय हम इनको कैटेगराइज कर रहे होते हैं, तो ताकि क्या कर सके, जो हम देखो, अगर हम कैटेगराइज ना करते तो हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्या करता, जितने आइटम्स है, जो भी प्रोडक्शन जो हमारा यूज हो रहा है, सब में वो टोटल फोकस करता है, ठीक है। बट अभी उसे क्या करना है, उसे केवल और केवल जो ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। उस इन्वेंट्री की उसे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं देखना पड़ेगा कि क्या वो शॉर्टेज तो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली आओ चलते हैं, थोड़ा सा इसमें जो लिखा है उससे थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, एबीसी एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। Used throughout the material and distribution of management. This is the system of categorization using 3 classes, of which each class has a differing management control, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होता है, हर क्लास में मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है, अलग अलग होता है। मैंने अभी बताया, जो क्लास ए है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें मैनेजमेंट का कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं, इसे हम सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल के नाम से भी जान सकते हैं। जनरली हमने आपको बताया कि 3 क्लासेस होते हैं। कौन कौन से क्लासेस लिखते भी चलिए। एक तो होता है कैटेगरी ए, दिस इंक्लूड्स द आइटम दैट आर आउटस्टैंडिंगली इंपॉर्टेंट, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से समझिएगा, जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं चल सकता या फिर प्रोडक्शन अधूरा है, उनको हम कैटेगराइज ए करते हैं। पर एक बात आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि अगर हम वैल्यू के टर्म में देखें तो कैटेगरी ए तो ज़्यादा वैल्यूबल होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसको मतलब यूजेस के टर्म में, उसकी क्वांटिटी के टर्म में देखें, तो ऐसे जो कैटेगरी ए के जो आपके आइटम्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी लेस क्वांटिटी होती है। कैसे सर? आइए एक थोड़ा सा डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना रखे हैं, ठीक है। अगर इस डायग्राम वाइज हम समझने का प्रयास करें, तो जैसा आप समझ पा रहे हैं कि हमने क्या किया, पूरे मटेरियल को 3 भागों में बांटा है, ए, ठीक है, बी और सी, ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वैल्यू के टर्म में देखें तो ए 70% ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, 70% वैल्यूबल, मतलब पूरे वैल्यू का 70% ए के ही पास है, ठीक है। बी में देखें तो 20% बी के पास है, और सी में देखें तो 10% सी के पास है। तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, आप इसे क्या कर रहे हो, एक तरह से कैटेगराइज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर एबीसी एनालिसिस। लेकिन अगर हम क्वांटिटी के टर्म में देखें तो क्वांटिटी मतलब 10%, मतलब जो ज़्यादा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। और उसी तरह आपका जो बी है 20%, और सी जो लेस वैल्यूबल है वो 70% तक क्वांटिटी का पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। आओ अब इसी चीज को थोड़ा सा भी और कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से हम लोग चल रहे थे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओके, चल, तो अब क्या होता है, हम लोग जान चुके हैं। अगर कैटेगरी बी की बात करें तो दिस इंक्लूड्स द आइटम ऑफ एवरेज और मिडिल इंपॉर्टेंस। जो एवरेज इंपॉर्टेंस की जो गुड्स हैं, जो आइटम्स हैं, उनको हम कैटेगरी बी में इंक्लूड करेंगे,
और सी में आप जानते हैं दैट आर रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, मतलब बाकी कैटेगरी की तुलना में जो अनइम्पॉर्टेंट, जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम कैटेगरी सी में इंक्लूड करते हैं। अब हमको करना क्या है बेसिकली इस मतलब एबीसी एनालिसिस में बेसिकली करना क्या है, मोर अटेंशन इज यूजली डिवोटेड टू द कैटेगरी ए। हमने बताया था कि आपको अपने अटेंशन को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और सबसे ज्यादा अटेंशन आपको कैटेगरी ए में देना है, लेस अटेंशन टू कैटेगरी बी एंड स्टिल लेस इंपॉर्टेंस टू कैटेगरी सी। कैटेगरी सी को एकदम लेस इंपॉर्टेंस आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। चलो, तो अब एक हम आपको यहाँ पे एक और डिस्कस करेंगे। ये रूल आपका बेस्ड है 80-20 रूल्स ऑफ पैरेटो एनालिसिस। अगर हम पैरेटो एनालिसिस देखें उस पर ये रूल बेस्ड है, तो एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है पैरेटो एनालिसिस। ये भी वही बात को कहता है कि जो आपकी मोर वैल्यूएबल है उनकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं कम होती है। तो आइटम्स दैट अकाउंट्स फॉर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ओवरऑल वैल्यू ऑल आर स्मॉल इन नंबर्स। ध्यान से समझिएगा, that occupies, yeah, that ठीक है, occupies large proportion of overall value, ठीक है, जिसका ओवरऑल वैल्यू का लार्ज प्रोपोर्शन होता है लेस इन नंबर्स। वो क्या होते हैं, नंबर्स में लेस होते हैं। इनको हम पैरेटो एनालिसिस के भी नाम से जानते हैं। और सेकेंडली कह सकते हैं कि आइटम दैट अकाउंट्स फॉर लो, यू नो स्टूडेंट, वेट अ मिनट, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ आपको दिख जाए, ठीक है। ओके 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 ओके, तो items that accounts for low proportion of overall value are high in numbers। तो जो low proportion के होते हैं उनके numbers थोड़े से high होते हैं, यहाँ इसी बात को दिखाया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ इसके limitations हैं, ठीक है। लेकिन limitation समझने से पहले हम पहले इसके advantages को जान लेते हैं, then हम लोग थोड़ा सा limitation भी देखेंगे। वेट अ मिनट ना। तो अगर हम एडवांटेज देखें कि एबीसी एनालिसिस का एडवांटेज बेसिकली है क्या, ठीक है। अच्छा, तो एडवांटेज में हम देखें तो स्मूथ फ्लो, मतलब आपके इन्वेंट्री का स्मूथ फ्लो चलता रहता है। बिकॉज आप क्या करते हो कि आप कैटेगराइज कर देते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, फोकस ज्यादा करते हो कौन से जो आपका मोर वैल्यूएबल है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, उनका इंस्पेक्टिंग करते हो, मोर वैल्यूएबल का ज्यादा इंस्पेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका स्मूथ फ्लो होता चला जाता है, ठीक है, और काम आपका रुकता नहीं है। कॉस्ट सेविंग, एबीसी एनालिसिस आपका कॉस्ट सेविंग है। मान लीजिए आप इंस्पेक्शन की कॉस्ट लगा रहे हो, अदर कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तो आपको सारे इन्वेंट्रीज पर नहीं करना पड़ता, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बांट देते हो, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है, कंट्रोल्ड बाय एक्सेप्शन, ठीक है। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन मतलब आप क्या लगाते हो कंट्रोल, कि आप क्या करोगे, डिफरेंट मतलब डिफरेंट कंट्रोल करते हो। जो थोड़ा सा देखो, जो थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट की चीजें हैं उन पे आप ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और जो आपका मोर इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल बाय एक्सेप्शन को देखना पड़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं से एक आपका बेनिफिट है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क, वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है कि स्टैंडर्ड आप वर्क को लेकर चले आते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करें कि इट इंश्योर्स अ क्लोजर ऑफ अ मोर strict control over such items which are having a sizable investment in there। तो अब जहां पर आप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो मोर वैल्यूएबल है, ठीक है, उन पे आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हो, है ना, उन पे आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हो। तो कहीं ना कहीं उनके लॉस होने का, या फिर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आपकी कॉस्टिंग कम आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और आपका स्मूथली वो आपका प्रोडक्शन चलता रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो इट रिलीजेस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ओके, विच वुड अदरवाइज हैव बीन लॉक्ड अप फॉर अ मोर प्रॉफिटेबल चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं ना कहीं आपको सारे इन्वेंट्रीज को, सारे आइटम को एक साथ आपको प्रेफरेंस देना पड़ता, तो आप उनको, उनके चेकिंग में, उनके इंस्पेक्शन में आप ज्यादा वर्किंग कैपिटल मैंने बताया, जो डे टू डे वर्क, जो आप, जो ऐसी कैपिटल, the part of the capital of a firm that are used for day to day work या day to day operation। तो डे टू डे ऑपरेशन में जो यूज किए जाते हैं उनको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल जो आपकी लॉक्ड अप हो जाती, अगर आप उसे कैटेगराइज नहीं करते या सभी को एक जैसा आप क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल यूज करते सभी इन्वेंट्री में, आप उसे कैटेगराइज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करना पड़ता, जो कि अब किसी
पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर कैटेगरी पे आप ज़्यादा लगाओगे, बाकी पे कम लगाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप वर्किंग कैपिटल को बचा सकते हो, जो खर्च हो रहा है उसके इंस्पेक्शन का आप उसे बचा सकते हो और कहीं और आप लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, इट रिड्यूसेस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जाहिर सी बात है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब आप ध्यान से समझो, हमने कल भी बताया था, एक तो आपका होता है बाइंग कॉस्ट, एक तो आपका होता है होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप मतलब उसको कैरी करने में कितना ज़्यादा कॉस्ट लगाते हो। कैरिंग कॉस्ट में मैंने आपको बताया था ईओक्यू पढ़ाते समय कि आप क्या करते हो, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लगा रखे हो इन्वेंट्री में, ठीक है, तो जो लेस इंपॉर्टेंट है उसमें आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम लगाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो कैरिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं आपकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपको उस इन्वेंट्री के कम फोकस करना पड़ता है जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इट इनेबल्स द रिलैक्सेशन ऑफ द कंट्रोल फॉर द सी आइटम्स एंड दस मेक इट पॉसिबल फॉर सफिशिएंट बफर स्टॉक। ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या कर सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट को रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। बफर स्टॉक मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक, ध्यान दीजिएगा आपको कितना एक्स्ट्रा स्टॉक रखना है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको सी टाइप के आइटम का, वेट अ मिनट, कहीं ना कहीं जो सी कैटेगरी के जो आइटम्स है उनको आपको ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रह पड़ती, ठीक है। तो आप ये सिंपल टर्म में कह सकते हो कि मैनेजमेंट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल पाता है और वो ज्यादा फोकस एक कैटेगरी के आइटम्स पे कर सकता है, ठीक है। चलो अब एक और चीज समझने का प्रयास करते हैं, लास्ट यहाँ पे है, फिर लिमिटेशन पे आएंगे और लिमिटेशन को थोड़ा सा ब्लर आए हैं, लेकिन ठीक है। चलो, इट इनेबल्स द मेंटेनेंस ऑफ द हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जब आप एबीसी एनालिसिस करते हो तो हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि कितने बार, देखो आप क्या करते हो कि पहले आपने इन्वेंट्री परचेज की, उसको उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, देन आफ्टर उसको सेल किया, डेटर्स हुए, या डायरेक्टली आपको डेटर्स से फिर कैश मिल गया और कैश से फिर इन्वेंट्री। तो एक राउंड जो घूमता है वो आपका टर्नओवर होता है, और जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ज़्यादा ही आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल पाता है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप टाइम डिले नहीं होता। अगर आपको किसी एक ही चीज़ पर फोकस करना हो या किसी अन्य चीज़ पे कम फोकस करना हो तो आपका टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेंट्री टर्नओवर हो पाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका एबीसी एनालिसिस था। अब लेकिन हाँ, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एबीसी एनालिसिस कॉन्फ्लिक्ट्स विद द गैप एंड अदर रूल्स। अब जो गैप है वो आपका जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है उसके साथ ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट से होता है, मतलब उसके कभी कभी ये अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जो आपका जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है तो ये इसके थोड़े से लिमिटेशन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये ठीक है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम भी है आपका, ठीक है। जनरली मतलब गैप में ही आपका ट्रेडिशनल अकाउंट सिस्टम भी आएगा जो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखते हैं। तो बताइए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो बताइए एबीसी एनालिसिस आपको समझ में आया